जय श्री राम बच्चों, आप सभी का स्वागत है। तो जैसे आपको पता है कि आपका पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हमने फ्री मॉक टेस्ट सीरीज चलाई हुई है ना। आपकी परीक्षा के पाठ्यक्रम को देखकर ही उसको मद्देनज़र रखते हुए ही हमने ये मॉक टेस्ट बनाए हुए हैं, है ना। तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इनको अच्छे से करिएगा, है ना। और जितने क्वेश्चन आप ठीक कर रहे हैं उनको भी फिर अपना स्कोर जरूर बताइएगा, है ना। बोलता है कि बिल्ली के भागों छींका टूटा, इसका क्या अर्थ होगा? अचानक लाभ होना, अचानक समस्या में आना, मुसीबत खत्म होना या फिर तगड़ा मुकाबला होना। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा अचानक लाभ होना। जैसे इसका बोलने का मतलब क्या है कि जैसे कहीं सपोज करो आपने कहीं बिल्ली को बांध के रखा होगा, है ना। और जब वो जोर लगा रही होगी वहाँ से छूटने का, तो एकदम से जिस वस्तु से आपने बांध के रखा होगा वो टूट जाए, है ना। अगर वो वस्तु टूट जाए तो क्या होगा? तो वही इस संदर्भ में भी है कि अचानक लाभ होना, है ना। अचानक से वो टूटना इधर इस चीज़ को दिखाता है कि अचानक लाभ होना, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोलता है रंगा सियार होना का सही अर्थ होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। बोलता है मूर्ख होना, विद्वान होना, चालाक होना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये किसी न किसी परीक्षा में सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा रंगा सियार होना का मतलब है चालाक होना। इसका एक अन्य भी है भाव निकलता है, क्योंकि दो परीक्षाओं में ये आया हुआ है और दोनों में अलग अलग भाव थे इसके, ना। मुहावरे और लोकोक्तियों का यही है कि भाव को पहचानना है आपने, ना। किताबों से वो रट कर जो किताबों में दी हुई चीज़ें हू बहू नहीं पूछेगा, है ना, कि उसका भाव समझने की कोशिश करनी है। यहाँ बोलता है रंगा सियार होना माने चालाक होना, और दूसरे उसमें ऑप्शन दिया था कि रंगा सियार मतलब अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोलता है कि दूध के दांत ना टूटने का सही अर्थ है। नवजात शिशु, मासूम होना, अनुभवहीन होना या फिर अनुभवी होना। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा अनुभवहीन होना, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोलता है कि भूरी गाय कम दूध देती है। वाक्य में कम शब्द क्या है बच्चों? यहाँ आपने अच्छे से इसको समझना है, पढ़ना है, उसके बाद ही चीज़ों को करना है। यहाँ क्या बोल रहा है? बोलता है कि भूरी गाय कम दूध देती है। वाक्य में कम शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है या फिर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो इसका क्या हो जाएगा? पहले तो इसका आंसर करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, है ना। आप यहाँ देख रहे होंगे कि कम है ना। पहले हम इसकी बात करते हैं ना, गुणवाचक विशेषण की। तो बेटा गुणवाचक विशेषण क्या होता है? इसके भाव, जिसमें अपने भाव पहचानने हैं, है ना। जहाँ किसी विशेषता की बात की गई हो, इसके गुण के, गुण अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। जैसे भाव हैं हमारे, है ना, कि शूरवीर है, बलवान है, दयालु है, निर्दयी है, अच्छा है, बुरा है, वो क्या है? उसका भाव है। तो बोलता है जैसे समय के आधार पर, है ना, कि कैसा समय है, अच्छा समय है, बुरा समय है, अगला समय है, पिछला मतलब कि नया समय है, पुराना समय है ना। वो भी आपके गुण में आ जाएगा ना। फिर बोलता स्थान के आधार पर किसी स्थान की विशेषता बता रहा होगा कोई शब्द, तो वो भी गुणवाचक में। जैसे कोई ग्रामीण क्षेत्र है, कोई शहरी क्षेत्र है, कोई मैदानी है, कोई पहाड़ी है, तो क्या है? उसका वो गुण है ना। ठीक है। उसके बाद फिर बोलता है कि किसी वस्तु के आकार की, है ना, कि कोई गोल है, कोई टेढ़ा मेढ़ा है ना, कोई ऊंचा नीचा चौड़ा, वो भी क्या है? उस वस्तु की विशेषता है ना। फिर समय, जैसे प्रातःकालीन, सायंकालीन, ये चीज़ें दी होंगी, तो वो भी क्या है? उस समय की विशेषता बता रहा है ना। फिर बोलता है दशा के आधार पर, जैसे कोई गरीब है, अमीर है ना, बीमार है, तो उसकी क्या है? वो दशा को बता रहा है, वो भी उसका गुण है ना। फिर रंग के आधार पर, है ना, जैसे काली गाय, नीली गाय, या फिर किसी भी रंग के आधार पर कोई भी वस्तु दी गई होगी, तो वो क्या है बेटा? रंग के आधार पर उसकी विशेषता है ना। ठीक है। फिर दूसरा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखो संख्यावाचक को दो भागों में बांटता है ना। विशेषण की बात करें तो संख्यावाचक कितने भागों में बंटता है? दो भागों में। एक निश्चित होगा और एक अनिश्चित संख्यावाचक होगा। बेटा निश्चित में क्या होगा? बिल्कुल निश्चित दिया होगा कि इतने रुपए, या फिर 10 लोग, या फिर 10 मेज, कुछ भी ऐसी चीज़ें जिनको हम गिन सकते हैं ना। संख्यावाचक में क्या होगा कि जिन वस्तुओं की हम गिनती कर सकते हैं वो संख्यावाचक है ना। जैसे आपको ऐसा भी दे सकता है कि जनसंख्या, जनसंख्या कौन सा विशेषण है ना, बताइए। संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है। तो बेटा जनसंख्या को हम गिनते हैं, तो सिंपल सी बात है कि जनसंख्या क्या होगी? वो संख्यावाचक होगी, है ना। फिर दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। उसमें निश्चित संख्याएं नहीं दी गई होंगी, है ना। उनमें मतलब कुछ ज़्यादा, आज जैसे बोल सकते हैं कि आज कक्षा में ज़्यादा बच्चे हैं, तो ये क्या है? ज़्यादा क्या है?
बच्चे है ना, बच्चों की विशेषता बता रहा है कि ज़्यादा है, तो बच्चों को हम गिन सकते हैं, उनको माप तोल तो नहीं सकते ना, तो वो इसमें संख्यावाचक में आएगा, है ना। फिर बोलता है कि परिमाणवाचक। बेटा परिमाणवाचक भी दो प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक एक निश्चित होगा, एक अनिश्चित होगा। पहले इसकी परिभाषा समझते हैं कि परिमाणवाचक होता क्या है ना। तो ये क्या होता है, जिन वस्तुओं को हम गिन नहीं सकते, जिनका माप तोल। बेटा दो शब्द ये याद रखना, माप और तोल, मतलब जिनको माप सकते हैं या फिर तोल सकते हैं, उनको गिन नहीं सकते, वो क्या है, परिमाणवाचक। तो यहाँ है ना कि भूरी गाय कम दूध देती है। अब बेटा आप यहाँ दूध देख रहे होंगे, है ना, ये कम विशेषता बता रहा है किसकी, दूध की, है ना, दूध की विशेषता बता रहा है ये कम शब्द। तो क्या है, दूध। दूध को हम मापते तोलते हैं, तो सिंपल सी बात है कि किस में जाएगा, परिमाणवाचक में। कोई भी देखो, संख्याएं तो परिमाण में भी दी गई होंगी, पर वो संख्या किस चीज़ को दर्शाती है ना। संख्या वो व्यक्ति को दर्शाती है, संख्या वो किसी सड़क से संबंधित या मीटर किलोमीटर को दर्शाती है, तो उसी हिसाब से ये चीज़ें बदलेंगी। तो आई होप आपको बात अच्छे से समझ गए, आप समझ गए होंगे, क्योंकि कुछ बच्चे हमें कमेंट कर रहे थे कि सर प्लीज़ विशेषण को भी अच्छे से समझा दीजिए, है ना। मैं ऐसे ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ ही समझाता चलूँगा, है ना। इनके नोट्स भी अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि प्राण एवं शक्ति के आधार पर व्यंजन के प्रकार हैं, है ना। और बेटा इनको जरूर याद रखिएगा, ये प्राण एवं शक्ति के आधार पर, इसके अंतर्गत जो चीज़ें आती है वो तो आप करते हैं, पर दिक्कत ये है कि जब वो मेन चीज़ पूछता है कि प्राण एवं शक्ति के आधार पर, ना, प्रयोग के आधार पर, ये चीज़ें जब पूछता है तो हमने ये चीज़ें पढ़ी नहीं होती हैं, ध्यान नहीं दिया गया होता है ना। तो एग्जामिनर ज़्यादातर इन चीज़ों को भी पूछ लेता है और ये डायरेक्ट पूछी जाती है ना। अब क्या है क्वेश्चन, बोलता है प्राण एवं शक्ति के आधार पर व्यंजन के प्रकार कितने हैं। तो कितने हैं बेटा, ये हैं दो, जैसे अल्प प्राण और महाप्राण, जैसा कि शब्दों में ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से द्विगुण व्यंजन है ना। ड़ और ढ है, य और व है, र है, श और श है। तो इसमें क्या पूछ रहा है बेटा, ये द्विगुण व्यंजन है ना, द्विगुण व्यंजन। तो ये क्या है हमारा, ड़ और ढ, इसी को ही उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और भी यहाँ क्वेश्चन बनता है बच्चों, ये द्विगुण है और एक होता है द्वित्व, है ना। क्या होता है, द्वित्व। ये मुझे यहाँ दिक्कत हो रही है लिखने में, तो यहाँ द्वित्व व्यंजन। अगर बेटा द्वित्व व्यंजन पूछा गया होगा तो जो दो वर्ण होंगे, है ना, दो किसी शब्द में दो वर्ण होंगे, एक आधा होगा एक पूरा होगा, है ना। जैसे दिल्ली शब्द है ना, जैसे दिल्ली है, यहाँ क्या है, ये दिल्ली है ना। द्वित्व पूछा जाता है, ये जेबीटी के टैट में भी पूछा गया क्वेश्चन है, और बहुत एग्जामों में ये पूछा गया है। तो यहाँ क्या है, ये आधा ल है और यहाँ पूरा ल है, तो क्या है, दिल्ली। इसको क्या कहते हैं, द्वित्व। और यहाँ पूछा है द्विगुण, जिसमें दो गुण हो, तो ये क्या है, ड़ और ढ, ठीक है। इसमें दो गुण हैं। इसको जैसे हमारे ये फारसी भाषा से लिए गए शब्द हैं ना, और इनको हिंदी में जब हम उपयोग करते हैं तो बेटा इनको बिंदी हटा के, है ना, जब हम इनका पहले, जब इनसे बनने वाला पहला शब्द होगा तो हम हमेशा बिंदी हटा कर ही इसको उपयोग में लाते हैं। और जब फारसी के आधार पर करना हो तो जैसे सड़क है, सड़क में बिंदी लगी होती है ना, तो कभी भी हू बहू ये जो बिंदियाँ लगी हैं, इससे संबंधित हमारा पहला अक्षर हिंदी में कोई भी नहीं होगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोलता है कि निम्न में से ल वर्ण कौन सा है ना। अल्पप्राण सघोष है, सघोष महाप्राण है, अघोष अल्पप्राण है, या उपरोक्त सभी। तो बेटा आपने इसको अच्छे से करना, और मैंने पहले भी जोर दे के ये बात कही है कि अल्पप्राण महाप्राण अघोष सघोष में से आपको क्वेश्चन पूछेगा, और पूछता है ना, दोनों को मिलाकर क्वेश्चन पूछेगा, है ना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अल्पप्राण सघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोलता है कि विशिष्ट वर्ण को हिंदी वर्णमाला में कब अपनाया गया, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। और विशिष्ट वर्ण को भी देख लेना कि कौन सा है ना। तो इसमें क्या है, 22 अगस्त 2024 भाषा की उन्नति के समय से ही, या 14 सितंबर 2024, 10 जनवरी 2024। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा 22 अगस्त 2024। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा एक नवीन वर्ण, है ना, नवीन वर्ण हमारी वर्णमाला में ऐड किया गया है ना, जिसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट वर्ण, है ना। इसका यदि उच्चारण पूछे तो उच्चारण क्या होगा इसका, इसको ल ही उच्चरित करेंगे, है ना, ल ही कहेंगे इसको, है ना। पर इसको इसका जो नाम है वो है विशिष्ट वर्ण, है ना। जैसे अंतस्थ है आपका, ऊष्म है, तो इसी प्रकार इसको नाम दिया गया है विशिष्ट वर्ण, है ना। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा 22 अगस्त 2024 को इसको हिंदी वर्णमाला में ऐड किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इसको ये भी ध्यान में रखना, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोलता है कि किस विद्वान ने अयोगवा वर्णों की संख्या 2 मानी है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो किसने मानी है बच्चों? ये मानी है किशोरी दास जी ने। अब यहाँ बात करते हैं अयोगवा की। जो हमारे दो हैं, एक हो गया अंग और एक हो गया अह। ये क्या है? इन दोनों को पूछें तो बच्चों ये दोनों का नाम क्या है? ये है अयोगवा। अगर इनको अलग अलग करके पूछे है ना, तो इसको बोलेंगे, अंग को बोलेंगे अनुस्वार और इसको बोलेंगे विसर्ग, है ना। इसको बोलेंगे विसर्ग। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक ये ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंग, अंग को क्या बोलेंगे? अनुस्वार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। बोलता है कि जागृति का विलोम शब्द। बच्चों आपने इसको ध्यान से देखना है ना। जागृति का विलोम शब्द क्या होता है? सोना, सुषुप्ति, जागना या फिर बेचैन। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? जागृति का हो जाएगा सुषुप्ति, है ना। क्या हो जाएगा? सुषुप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्तम का विलोम शब्द हो जाएगा बच्चों निकृष्ट हो जाएगा, अधम हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा या फिर दुर्लभ हो जाएगा। तो उत्तम का क्या हो जाएगा? अधम। क्या हो जाएगा? अधम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। बोलता है कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ क्या नहीं है? ये पर्यायवाची तो बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ मैंने पहले भी बताया है और अभी भी जोर दे के कह रहा हूँ कि अभी भी जितना टाइम दे सकते हो इन चीज़ों को इतना दो, है ना। क्योंकि सबसे ज़्यादा चीज़ें आपको यहीं इन चीज़ों से ही पूछी जाएंगी। बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं इसमें और होंगे। कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ है पावक, अनल, अनिल और वैश्वानर। तो क्या नहीं है बच्चों? यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना अनिल। अनिल किसका है? अनिल है पवन का। तो दोनों पवन और अग्नि का, दोनों का याद करके रखना है ना। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अम्बुज और अम्बुद। जैसे अम्बुज ज शब्द लगे होते हैं कमल में, ठीक है, और द शब्द लगे होते हैं बादल में, है ना। तो वो भी याद करना, क्योंकि दोनों में से आपको ऑप्शन मिलते हैं, है ना। हाँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोलता है कि गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है वाक्य में रेखांकित शब्द है, शब्द में अव्यय का कौन सा प्रकार है? तो कौन सा प्रकार है बेटा मंद मंद? ये हो जाएगा बच्चों आपका काल वाचक क्रिया विशेषण, रीति वाचक क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय या निपात बोधक अव्यय। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देखो यहाँ क्रिया विशेषण मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं अव्यय में तो ये क्रिया विशेषण के, है ना। क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं बच्चे, है ना। 4 प्रकार से हम इसको पहचान सकते हैं। पहला है स्थान बोधक, है ना, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है समयवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो देखो पहले है बच्चे स्थानवाचक, है ना। वहाँ स्थान के बारे में दिया होगा, है ना, कि यहाँ वहाँ, है ना, इधर उधर ऊपर नीचे, वो किस चीज़ को दिखा रहा है? स्थान को दिखा रहा है। और स्थान को पहचानने का बहुत ईजी तरीका है बच्चों की क्रिया जो दी गई होगी, है ना, कि अध्यापक ऊपर बैठा है ना, अध्यापक ऊपर बैठा है। तो अपने बैठना क्या है? क्रिया है। क्रिया से क्वेश्चन पूछना है ना। क्रिया से कोई भी वहाँ क्रिया दी गई होगी, उससे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है कि कहाँ बैठा है। वो कहाँ, क्वेश्चन आपको डायरेक्ट कहाँ पहुँचा देगा? उस स्थान पे, कि कहाँ। जैसे एक एक्सीडेंट है ना, एक्सीडेंट होता है तो हम पहले पूछते हैं कि कहाँ हुआ है ना। तो जब कहाँ पूछेंगे तो वो स्थान बताता है ना। फिर आप पूछते हैं कि कैसे, कब हुआ, है ना। कब किस चीज़ को दिखा रहा है? उसको समय को दिखा रहा है ना। तो जब आप क्रिया से कब शब्द पूछेंगे तो वो आपको स्थान तक पहुंचा देगा कि भाई आज हुआ, कल हुआ, है ना, अभी थोड़ी देर पहले हुआ। वो चीज़ जब भी आप क्रिया से कब शब्द पूछेंगे तो वो आपको कहाँ पहुंचा देगा बच्चों? वो शब्द आपको पहुंचा देगा उसके समय तक। फिर बोलता है कि रीतिवाचक, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। रीति होता है किसी काम को करने का तरीका, प्रकार, ढंग या पद्धति, है ना। किसी काम को किस प्रकार से करते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है ये? गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है। इससे क्वेश्चन पूछना है कि देखो यहाँ आपको जब रीतिवाचक क्रिया विशेषण पहचाननी है तो कैसे पहचानेंगे? पहले तो आपने क्रिया ढूंढनी है ना। मुस्कुराना, है ना, मुस्कुराना क्या है? क्रिया से आप क्वेश्चन करेंगे कि कैसे मुस्कुरा रही है ना, कैसे मुस्कुरा रही है। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, पूछा गया क्वेश्चन कैसे चलता है? धीरे धीरे, है ना। अब यहाँ आपने क्वेश्चन पूछा इससे क्रिया से कि भाई कैसे मुस्कुरा रही है। तो कैसे मुस्कुरा रही है? वो मंद मंद मुस्कुरा रही है। तो ये किस में जाएगा? ये किस में जाएगा? रीतिवाचक। और देखो जो परिमाणवाचक आपका दिया होगा तो कितना शब्द, है ना, कि कितना शब्द जब आप कितना क्रिया से क्वेश्चन करेंगे कि तो आप कहाँ पहुँचा देगा आपको? वो परिमाण में, जैसे कम,
कम थोड़ा, जैसे राहुल बाज़ार से 10 किलो आटा लाया, है ना। या फिर ये 10 किलो नहीं होगा यहाँ, क्योंकि परिमाण में हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हाँ वैसे 10 भी ले सकते हैं, पर कम या ज़्यादा बोलेंगे तो क्वेश्चन कम या ज़्यादा के हिसाब से ही बनाता है कि राहुल बाज़ार से कम आटा लाया, है ना। कितना आटा लाया? कम। तो वो कम क्या है? कम क्या है बच्चे? परिमाणवाचक ये क्रिया विशेषण, है ना। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, इसके ऊपर मैं टॉपिक आपका अलग से ही लेकर आऊँगा, है ना। और वर्ण भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। देखो अव्यय तो HP ये शिमला वालों का, शिमला चयन बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है, तो यहाँ से तो क्वेश्चन देखो बनेगा ही बनेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रवीण बहुत चतुर है, वाक्य में बहुत क्या है? ये क्या है बच्चे? क्रिया विशेषण है, प्रविशेषण है या गुणवाचक विशेषण है? तो इसमें क्या होगा? प्रवीण बहुत चतुर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? बहुत पूछ रहा है ना कि वाक्य में बहुत क्या है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। यहाँ हम बात करते हैं प्रविशेषण क्या होता है, तो जो विशेषण की विशेषता बताए। यहाँ क्या होगा? विशेषण कौन है? चतुर, है ना, कि उसका गुण है कि वो क्या है? चतुर है। जैसे मैंने अभी पिछले उसमें समझाया आपको, पिछले क्वेश्चन में, है ना, कि प्रवीण बहुत चतुर है। तो ये जो चतुर है ये क्या है बच्चे? ये है आपका गुण, है ना, ये गुण है। पर ये गुण मतलब विशेषण में जो आ रहा है ना, पर विशेषण की भी विशेषता बता रहा है बहुत, कि वो चतुर तो है पर कितना है? बहुत चतुर है। तो वो प्रविशेषण में आएगा, कि जो विशेषण की विशेषता बताए, है ना। जो शब्द, पहले तो आप ये समझ लो कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण है, और फिर बोलता है कि जो विशेषण की विशेषता बताए वो क्या है? वो क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा प्रविशेषण, है ना। आई होप आप समझ गए होंगे ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15 वाला, तो है ना। बोलता है कि यह नेता विधायक है, वाक्य में यह क्या है? अन्य पुरुष, सार्वनामिक विशेषण, मध्यम पुरुष या विशेषण। देखो बच्चे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, है ना। अब इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण क्या होता है बेटा? ये जो शब्द है ना संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं। किसके लिए? संज्ञा के लिए, है ना, संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं। इसमें दो चीज़ें आपने याद रखनी है। बोलता है कि जब ये अकेला प्रयुक्त होता है ना, जब ये अकेला प्रयुक्त होता है तब ये सर्वनाम होगा, है ना। यहाँ इसकी बात की गई है, यह की, है ना, कि जैसे हम सर्वनाम और इसमें भेद कैसे करेंगे ना। बोलता है कि जब यह सर्वनाम है ना, जब ये सर्वनाम अकेला प्रयुक्त होता है तो क्या है? तब ये सर्वनाम है ना। पर जब ये संज्ञा के साथ प्रयुक्त होता है या संज्ञा से पहले प्रयुक्त होता है, और संज्ञा के लिए किसका काम करता है बच्चों? विशेषण का, तो तब क्या हो जाएगा? ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर यहाँ से नहीं समझ आया तो एक दूसरी बात के सार्वनामिक विशेषण वे सार्वनामिक विशेषण वह होते हैं जो संज्ञा किसी चीज़ के दायरे को सीमित कर देते हैं। जैसे यहाँ क्या है? यह नेता विधायक है ना, यह नेता विधायक है। तो बच्चों ये क्या है? ये क्या है? यह नेता विधायक है। तो नेता क्या है? संज्ञा है, ठीक है। और इस नेता के दायरे को सीमित करने का काम, क्योंकि यहाँ क्या बोला है कि वो सिर्फ विधायक है, वो एक बेटा भी होगा, पति भी होगा, उन भूमिकाओं से संबंधित नहीं पूछा, वो समाज सेवी भी हो सकता है, उनके बारे में नहीं बताया। यहाँ बताया कि यह नेता विधायक है, और यह किसके साथ लगा है? किसका दायरा सीमित करने का काम कर रहा है? नेता का, यानी संज्ञा से पहले जुड़कर संज्ञा के लिए किसका काम कर रहा है? विशेषण का। तो बच्चों क्या हो जाएगा? ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। और ऐसे पहचानना कैसे है ना, आप जैसे यह की जगह संज्ञा भी कर सकते हैं ना, संज्ञा नाम देके। जैसे यहाँ यह नेता विधायक है, अब नेता को चलो गायब कर दो, है ना। अब आपको दिया है, प्रश्न दिया है कि यह विधायक है। अब मुझे बताओ कि यह क्या है? अब क्या है बच्चों? अब ये क्या है? अब ये सर्वनाम है, क्योंकि आप यह की जगह राहुल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप? इसकी जगह राहुल भी बोल सकते हो, या सुमित, जतिन, कोई भी आप नाम लेना चाहें ना, कि सुमित विधायक है। तो जो सुमित है ये संज्ञा का काम कर रहा है ना, संज्ञा की जगह यह आया है, सर्वनाम संज्ञा की जगह आया, माने अकेला प्रयुक्त हुआ है ना, अकेला प्रयुक्त हुआ है। तो जब बोलता है कि जब ये किसी संज्ञा के साथ, है ना, जब ये संज्ञा के साथ प्रयुक्त होगा बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा? ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये संज्ञा का दायरा निश्चित करने का काम कर रहा है। पर जब बोलता है ये अकेला प्रयुक्त होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया है ना, जैसे मैंने बताया कि राहुल विधायक है या जतिन विधायक है ना, तो क्या है? वो संज्ञा की जगह आया है। आई होप आप समझ गए होंगे ना। ठीक है,
बोलता है ज्ञ किन वर्णों के संयोग से बना हुआ संयुक्त अक्षर है ना। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं जो ज्ञ है वो किन वर्णों से मिलकर बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, ज प्लस इया से मिलकर बना है, ठीक है। यहाँ जो हमारे संयुक्त व्यंजन है वो कितने हैं, 4 हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, है ना। और सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। दूसरों को भी याद कर लीजिएगा, है ना। और इनके पहले वर्ण को हलंत कर दिया गया होता है ना, ठीक है। हलंत करके ही आपको पूछा जाएगा, ठीक है। बोलता है कि आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या है। कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, बेमेल बेढंगा या फिर गिरगिट। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आधा तीतर आधा बटेर। इसका क्या हो जाएगा, बेमेल और बेढंगा, है ना। बेमेल और बेढंगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, समझ की करना कोई भी क्वेश्चन करना हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोलता है जंगम का विलोम होगा। जंगम का यायावर, स्थावर, चलित और कानन। तो बच्चों इसका क्या हो जाएगा, जंगम का होगा स्थावर। जंगम का क्या हो जाएगा बच्चा लोग, स्थावर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोलता है नदी का पर्यायवाची। देखो बेटा, नदी हो गई आपकी, नौका हो गई आपकी, गंगा हो गई, है ना, बिजली हो गई, इससे संबंधित तालाब, समुद्र जो मैंने बाकी आपको बताए हैं, है ना, बादल वगैरह, कमल, जो भी बहुत सारे पर्यायवाची बताए हैं ना, मोर हो गया। इनको तो आप मतलब कि गलती से भी नहीं छोड़ सकते, है ना। गलती से भी नहीं छोड़ना, इनके तो कर ही लेना है ना। जैसे नदी और नाव, अगर नदी पूछता है तो नाव का मैं लिख के देता हूँ कि वहाँ पूछा गया होगा, क्योंकि इन दोनों में से ही आप कंफ्यूज होंगे। तो बोलता है नदी का पर्यायवाची नहीं है, तरंगिणी है, तटिनी नहीं है, निम्नगा नहीं है, या तरिणी नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, तरिणी, है ना, तरिणी। क्योंकि तरिणी किसका है, ये है नाव का पर्यायवाची, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोलता है कि मंत्र फूकना मुहावरे का अर्थ है बहका देना, धोखा देना, वश में करना या विद्वता प्रदर्शित करना। तो मंत्र फूकने का अर्थ क्या होता है बच्चा लोग, मंत्र फूकने का अर्थ होता है कि बहका देना, है ना। क्या इसका अर्थ होता है, बहका देना। देखो थोड़ा बाहर जो अदर शोर आ रहा है गाड़ियों के इधर उधर जाने का, उसको थोड़ा अवॉइड ही करना बच्चा लोग, है ना। क्योंकि सड़क के साथ ही रूम है तो ये आवाज़ ही चली रहती है, और आवाज़ डिस्टर्ब, मतलब आवाज़ आ रही होगी तो आप लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे, तो उस पर मत जाना, है ना। और जितनी चीज़ें आपको समझाई हैं वो अच्छे से कर लेना, समझ गए आप। एक हाँ, कुछ बच्चों के कमेंट भी आए थे, तो चलो हम उन क्वेश्चनों को भी कर लेते हैं, है ना। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। हाँ, कुछ बच्चों के कमेंट आए थे जो पिछली हमने वीडियो डाली थी, तो उसमें प्रदीप का कमेंट आया था कि सर इन 8वें क्वेश्चन और 12वें क्वेश्चन को ज़रूर समझा देना। हाँ, तो यहाँ पूछा है कि इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है ना। तो देखो बच्चों, यहाँ आपको मैंने जैसे पहले भी आपको अच्छे से समझाया कि विशेषण देखो 4 प्रकार के होते हैं ना। एक है गुणवाचक, दूसरा है परिमाणवाचक, तीसरा है संख्यावाचक, और चौथा है सार्वनामिक विशेषण, जो मैंने अभी क्वेश्चनों में आपको समझा दिए। फिर बोलता है कि गुणवाचक विशेषण, है ना, इसमें विशेषण शब्द कौन सा है, दयालुता है, दया है, दयाल है, या दयालु है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चा लोग, ये होगा दयालु, है ना। दयालु क्या, उसका गुण है। जैसे मैंने बताया कि विशेषण के प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं, तो गुण, है ना। गुण आप देखो भाव के आधार पर भी, है ना। भाव मतलब कि वो कैसा है, कायर है, बलवान है, दयालु है, निर्दयी है, अच्छा है, बुरा है, शूरवीर है, मतलब कुछ भी, है ना, ऐसे शब्द की घृणा करने वाला, वो क्या है, उसकी विशेषता है ना। फिर दूसरे उसमें मैंने स्थान का बताया था ना, ग्रामीण, शहरी, मैदानी, पहाड़ी, पंजाबी, बिहारी, ये क्या है, उसके स्थान की विशेषता को बता रहा है। आकार के बारे में, टेढ़ा मेढ़ा, सुंदर भद्दा, लंबा ऊंचा नीचा, वो किस चीज़ को दिखा रहा था, आपके वो वस्तु की विशेषता के बारे में, है ना। दशा, भाई गरीब है, अमीर है, दुबला है, पतला है, वो क्या है, उसकी दशा है ना। तो वो आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। होता है रंग, है ना, कि रंग भी क्या है, उसकी विशेषता है। जैसे काली गाय है ना, तो काली क्या है, उसकी विशेषता है गाय की, कि वो काली है, वो क्या है, उसका गुण है ना। तो आई होप आप यहाँ समझ गए होंगे, ठीक है। एक दूसरा जो क्वेश्चन है ये, हाँ, ये बहुत बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं मुझे, ठीक है। बोलता है कि उन्होंने मुझे यहाँ रुकने को कहा और आप चल दिए। वाक्य में आप क्या है, देखो बच्चे यहाँ आप जब दिया होगा तो आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना। आप सिर्फ 2 ऑप्शन में, और वो इसमें 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं आप।
पहला होगा मध्यम पुरुष और दूसरा होगा निजवाचक, है ना। देखो सिंपल सी बात है कि मध्यम पुरुष में क्या है, मध्यम पुरुष में आप किसी से बात करेंगे तो वो जो आप होगा वो आदर सूचक होगा, समझ गए, आदर सूचक। जैसे मैं अपने क्लास के बच्चों से बात करूंगा तो मौलिक उसमें मूल क्या होगा, जैसे मतलब हमसे छोटे हैं वैसे तो ये शब्द उपयोग नहीं करना चाहिए, पर बेटा समझाने के लिए मुझे वो उपयोग करना पड़ेगा कि तू शब्द है ना, कोई अब मेरे से कोई बड़े होंगे, है ना, तो मैं उनके लिए क्या उपयोग करूँगा, आप, है ना। वैसे तो छोटे और बड़े के लिए आप ही उपयोग करते हैं, पर ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बच्चे लोग, है ना। तो यहाँ क्या है कि जब आप किसी को आदर सूचक, है ना, आदर देते हैं तो उसके लिए आप क्या उपयोग करेंगे, आप उपयोग करेंगे। पर यहाँ जो दूसरा निज वाला आप होगा वो स्वयं के लिए, पर ऐसा भी नहीं है बच्चों। यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, जैसे कोई हम काम करते हैं, क्रिया का प्रभाव हमेशा किसके ऊपर पड़ता है, कर्म के ऊपर, है ना। क्रिया का प्रभाव हमेशा कर्म के ऊपर पड़ता है। इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझ लेना, वहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, हमेशा कर्म के ऊपर। जैसे मैं कौन हूँ, मैं करता हूँ, अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा बेटा, कर्म के ऊपर। कर्म क्या है, आप लोग बच्चे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे कर्म हैं, क्योंकि आपको समझ या नहीं आएगा ना, समझेगा या नहीं समझ में आएगा, तो क्या है, प्रभावित आप हो रहे हैं। अब आप जो वीडियो देख रहे हैं तो आपका कर्म क्या है, आपका कर्म है आपका फ़ोन, क्योंकि आपकी निगाहें कहाँ हैं, फ़ोन पे हैं, वो वीडियो चल रही है, ठीक है, आप उसी को देख रहे हैं, तो आपका कर्म वो है। जब आप लिखने लगेंगे तो आपका कर्म बदल जाएगा, वो आपका कर्म क्या होगा, आपकी कॉपी हो जाएगा, है ना। तो ये है ना एक छोटी। पर निज में क्या है, निज में बेटा ऐसा होता है कि क्रिया का प्रभाव कर्म के ऊपर ना पड़ के स्वयं के ऊपर। जैसे वही शब्द है यहाँ कि बोलता है उन्होंने मुझे यहाँ रुकने को कहा और आप चल दिए, मतलब किसी सामने वाले, क्योंकि आप देखो सामने कोई व्यक्ति होगा उसको आप बोल रहे हैं तो वो आ रहा है उत्तम पुरुष में कि आदर दे के बोल रहे हैं, पर यहाँ आदर वाला तो दिख नहीं रहा। बोलता है कि जैसे प्रदीप मेरे स्टूडेंट है, वो यहाँ से चले गए हैं, है ना। तो यहाँ अब बात कैसे हो रही है कि उन्होंने मुझे यहाँ रुकने को कहा और आप चल दिए, कि प्रदीप ने मुझे यहाँ रुकने को कहा और आप, प्रदीप, चल दिया, है ना, वो चल दिया। वो ये चल दिए का क्या मतलब है, मैं किसी सामने जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसको थोड़ी बोल रहा हूँ आप, मैं प्रदीप के लिए आपका इस्तेमाल कर रहा हूँ, है ना। यहाँ सिर्फ बोलने का माध्यम मैं हूँ, है ना। आप इसको किसी के साथ बोल कर आप कर सकते हैं। मैं जब भी पढ़ाता हूँ एकेडमी में तो बच्चों को ऐसे बिल्कुल प्रैक्टिकल करा के ही पढ़ाता हूँ, है ना। ऑनलाइन थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, है ना, कि मैं कैसे समझाऊं। और जब बोलते हैं ना कि दो आपस में जब बात होती है ना, यहाँ तो वन वे ही कम्युनिकेशन हो रहा है ना, कि मैं बोल रहा हूँ, आप क्वेश्चन फिर जब वीडियो देखेंगे तभी करेंगे, है ना। तो जब आप फेस टू फेस देखते हैं तो उसको अच्छे से समझ आता है ना। तो यहाँ बेटा थोड़ा समझने की कोशिश करना, कि बोलता है कि उन्होंने मुझे यहाँ रुकने को कहा, है ना, ये उन्होंने की बात हो रही है, माध्यम सिर्फ बोलने का माध्यम जैसे मैं हूँ, है ना, कि उन्होंने मुझे रुकने को कहा, कि उन्होंने ही बोला और वही चल दिए, मतलब क्रिया भी वही कर रहे थे और क्रिया का प्रभाव भी उन्हीं के ऊपर, है ना, कि बोला भी उन्होंने और खुद ही वो चले गए। तो यहाँ और दूसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बेटा जो आप है, आपकी जगह एक शब्द लिख देना, स्वयं, है ना, स्वयं शब्द, है ना। लिखाई बड़ी अच्छी है मेरी, है ना, बाहियात लिखाई है, इस पे मत जाना, है ना, थोड़ा कंटेंट में जाना, है ना। बोलता है कि उन्होंने मुझे यहाँ रुकने को कहा और आप चल दिए, तो ये स्वयं शब्द इसकी जगह कर लेना। अब इसको पढ़ो, है ना। बोलता है कि उन्होंने मुझे यहाँ रुकने को कहा और स्वयं चल दिए। अब आप जो मध्यम पुरुष है उसके लिए तो स्वयं बोलेंगे नहीं, है ना, कि स्वयं तो नहीं बोलेंगे ना, उनको तो आप क्या बोलेंगे, सिर्फ आप ही बोलेंगे। तो यहाँ क्या दिखा रहा है बच्चों, यहाँ दिखा रहा है कि वो निज के लिए प्रयोग हुआ है। आई होप आप समझ गए होंगे, समझ गए होंगे तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, है ना। और किसी भी टॉपिक में आपको कोई दिक्कत हो रही होगी बच्चों तो आप बेझिझक बोल सकते हैं, हम उसी के ऊपर वीडियो लेके आएंगे। और अच्छे से क्वेश्चन करना। सीताराम।